20 वर्षीय सिया का विवाह 26 वर्षीय केतन से होने वाला था। ये एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप था, लेकिन शादी से ठीक पहले केतन और सिया ने सोचा कि वो लोहागढ़ फोर्ट पे साथ में घूमने जाए और इसी ट्रिप के दौरान खबर आई कि केतन की फिसल के मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस ने पाया कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी। ये एक अरेंज मैरिज सेटअप था और इस तरह के अरेंज मैरिज सेटअप को लेकर बहुत सारी बातें लगातार बीते कुछ वक्त में सोशल मीडिया पे आई हैं, जहाँ पे ऐसी घटनाएं आम सी होती महसूस हो रही हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इस विषय की चीर फाड़ करके देखें, पड़ताल करके देखें कि आखिर भारतीय समाज में शादी किस तरह से ऑपरेट कर रही है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को लेकर जो संशय है, जो संदेह है, वो क्यों इस तरह का है कि किसी व्यक्ति के लिए ना कह देना ज़्यादा मुश्किल है बजाय किसी का मर्डर प्लान करने के। सिया चाहती तो अपने घर वालों से ना कह के शादी की व्यवस्था से निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जहाँ पे उन्हें एक व्यक्ति की मौत की साजिश रचना ज़्यादा सुलभ लगा। तो इस पूरे फिनोमिना को समझने के लिए हमें भारत में किस तरह से शादी को देखा जाता है, बतौर ख़ास हिंदू ट्रेडिशन में किस तरह से शादी को देखा जाता है, ये पड़ताल करनी ज़रूरी होती है। आज जगदर्शन का मेला के इस एपिसोड में हम यही करने वाले हैं। जब हम मैरिज या फिर शादी को एक संस्थान के रूप में सतही तौर पे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई ये दो लोगों का मिलन है, एक महिला है, एक पुरुष है, और ये दोनों साथ में आते हैं और उसके बाद प्रोक्रिएट करते हैं। इस तरह से ये संस्थान आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये दुनिया भर के ही परिप्रेक्ष्य में सही, अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे और भी फैक्टर आते हैं। भारत के केस में ये फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसलन यहाँ पे एक ज़रूरी फैक्टर आ जाता है धर्म का। आपका धर्म शादी के डिसीजन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर आ जाता है जाति का। आपकी जाति, किससे शादी होगी उसकी जाति पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तीसरा फैक्टर आ जाता है सोशल कैपिटल का। आपकी सोशल कैपिटल कैसी है, जो कहा जाता है अच्छे ख़ानदान से है वो। और चौथा आ जाता है आपकी इकोनॉमिक व्यवस्था। आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितना पैसा आपके पास है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है शादी के केस में। भारतीय समाज में जो शादी की व्यवस्था है उसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि ये एंडोगैमी का एक्सोगैमी के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आसान शब्दों में कि जिस तरह की शादी की व्यवस्था है हिंदू समाज में, वो ये है कि आपकी जाति सेम होनी चाहिए तभी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जाति भले ही आपकी सेम हो लेकिन आपका गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। तो जब बात एंडोगैमी की कह रहे हैं तो शादी के सेंस में एंडोगैमी है, सजातीय शादी ही होनी चाहिए। लेकिन जब बात एक्सोगैमी की कह रहे हैं तो सगोत्रीय शादी नहीं हो सकती। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का ऑब्जर्वेशन था और इसके साथ उन्होंने कहा था इसी के ज़रिए यहाँ पे कास्ट प्योरिटी बनी रहती है, कास्ट की जो हायरार्की है वो भी बरकरार रहती है। यही वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने एस्से कास्ट इन इंडिया में कहा था कि अगर हमें जाति व्यवस्था भारत से हटानी है तो हमें इंटरकास्ट मैरिज की तरफ देखना पड़ेगा। एक और प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, भारतीय परंपरा के ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, MS श्रीनिवासन ने भारतीय कास्ट परंपरा को और स्पेसिफिकली जब शादी के सेंस में देखा तो एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि ये एंडोगैमी है लेकिन उसके साथ साथ हाइपरगैमी भी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। अब इससे उनका मतलब ये था कि मान लीजिए कोई महिला है, कोई भी महिला किसी से अगर शादी करेगी तो या तो वो अपने बराबरी के स्टेटस वाले व्यक्ति से शादी करेगी या फिर अपने से बेहतर स्टेटस वाले व्यक्ति से ही शादी करेगी। महिलाओं की ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी जाती है जो भारतीय की विवाह व्यवस्था है या उस वक्त जो थी विवाह व्यवस्था उसमें, कि वो किसी से भी शादी कर सकती है। कास्ट का तो एंगल है ही, लेकिन कास्ट के एंगल में भी सोशल स्टेटस, सोशल कैपिटल मैटर करता है। अगर इस सिस्टम से विपरीत जाके कोई महिला विवाह करती है तो उसे पनिश करेगा समाज, वायलेंस पे तक उतर आएगा, बॉयकॉट करेगा। तो ये सारे कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हैं भारतीय शादी को अगर हम देखें, हिंदू शादियों को देखें उससे रिलेटेड। अब आप ये सोचिए, जिस शादी को हम एक इकाई की तरह देख रहे थे जहाँ दो इंडिविजुअल केवल मिल रहे हैं, वो जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में आती है तो बेहद कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो यहाँ से ये तो साबित हो गया कि वेस्ट के मुकाबले भारत में जो शादी है
वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अगर ये गाड़ी एक बार शुरू हो जाती है, शादी ब्याह की बातचीत शुरू हो गई, चीज़ें डन हो गई, उसके बाद इससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज़ टू मच एट स्टेक। लेकिन इसके अलावा एक दिलचस्प चीज़ हिंदू शादियों को लेकर जो आती है वो ख़ास तौर से ये है कि यहाँ पे शादी से एग्जिट लेने का कोई भी ठोस प्लान नहीं है। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, शादी कराने के लिए मंत्र होते हैं, पंडित होते हैं, एक विधिवत व्यवस्था होती है, पर शादी से निकलने के लिए ना कोई मंत्र है, ना कोई पंडित है, ना कोई स्ट्रक्चर है। तो स्क्रिप्चर में भी हमारे यहाँ कभी भी शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं देखा गया। वेस्ट में इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा गया, जहाँ पे दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ आते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं और जब उन्हें नहीं लगता साथ रह सकते तो अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पे इसलिए व्यवस्था है एक दूसरे से अलग हो जाने की, पर भारत में नहीं है। उसका रीज़न है कि हम जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जिसकी वजह से बाध्य हो जाते हैं शादी को एक नॉन डाइवोर्स वाले सिस्टम की तरह देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि भारत में जो शादी है वो एक धर्म है। धर्म यानी ड्यूटी, ना कि रिलीजन। ये धर्म आपको निभाना है, इस वजह से आप इस धर्म से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अगर किसी का पुत्र हूँ तो आइडियल कंडीशन में मुझे अपने पुत्र होने के सारे धर्म निभाने चाहिए। तो ये एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है ऋण का। कई तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। तो शादी करने के बाद और बच्चा पैदा करने के बाद हम पितृ ऋण जो है उससे भी बाहर निकल पाते हैं। ऋण को आप कर्ज के सेंस में ले सकते हैं। तो ये एक और व्यवस्था है जिसकी वजह से शादी एक पायस सिस्टम बन जाती है। तीसरी चीज़ जो शादी को और ज़्यादा पायस बनाती है हमारे यहाँ, वो ये है कि फैमिली एक सिस्टम की तरह जो ऑपरेट करती है वो खुद में बहुत पायस है। माँ बाप बहुत ही पायस हैं, हम बहुत ही ज़्यादा पवित्रता से उस चीज़ को देखते हैं। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ शादी की परंपरा को अगर देखेंगे, उसमें साथ आने को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है। साथ आने को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस है, पर अलग होने को का कोई इम्फेसिस नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कुछ फिलोसॉफिकल रीजन्स है या ट्रेडिशन में ग्राउंडेड रीजन है। जैसे पहला ये धर्म और दूसरा ये ऋण की व्यवस्था। इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्था है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखने जाएंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट कोई दे सकता है बुढ़ापे में आपके सहारे होंगे, आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपकी देखरेख कर सके होंगे। ये एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है, लेकिन इससे ये नहीं निकलता कि आप इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सिस्टम आपको बाहर क्यों नहीं निकलने देता हिंदू शादियों का, उसकी जो रीजनिंग है, उसका जो रैशनल है वो कुछ इस तरह से है। अब इसको अगर हम बाहर के सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो बाहर के सिस्टम में ऑफ कोर्स डाइवोर्स है, ईजी है। यहाँ के सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आया उसके बाद डाइवोर्स एक व्यवस्था हमारे सामने है, लेकिन अभी भी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो डाइवोर्स एज अ व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा एंडोर्स नहीं करते। अगर आप डाइवोर्स केस लेके भी जाएंगे तो कोशिश यही रहती है कि आपको बताया जाए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, इस व्यवस्था से बाहर न निकलिए। इसके अलावा जो हमारा समाज है उसमें कोई डाइवोर्सी व्यक्ति है उसको ढंग से नहीं देखा जाता, या कोई महिला है उसको भी एक सोशल रिस्पेक्ट के नज़रिए से नहीं देखा जाता है, या फिर किसी विधवा को उस नज़र से नहीं देखा जाता है जिस नज़र से एक कोई भी व्यक्ति देखा जाना चाहता है एक रेप्यूटेड समाज में। तो हीन भावना से देखना, सोशल बॉयकॉट करना या समाज में उस तरह की प्रेजेंस ना देना, ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी शादी में एंटर करके उससे निकलना और ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। तो पहले तो आप शादी में आते हैं, जब आप शादी एक व्यवस्था में आ रहे हैं ऑलरेडी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि इस व्यवस्था से हम चलिए किसी से शादी कर ली फोर्स की वजह से या प्रेशर की वजह से, आप उससे निकल भी नहीं सकते, क्योंकि जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो कहीं से भी इस तरह के नहीं हैं कि आपको सहूलत हो इस सिस्टम से निकलने की। ये तो बात हो गई कि भारत के पर्सपेक्टिव में या हिंदुओं के पर्सपेक्टिव में शादी किस तरह से काम करती है, कैसे वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और कैसे उससे एग्जिट लेना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि वेस्ट में शादी को लेकर कैसे देखा गया है और क्या बातें कही गई हैं। क्या ऐसा है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक था? तो हमें जवाब कुछ अटपटा सा मिलेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने शादी को एक अच्छा सिस्टम नहीं माना है। मिल का कहना है कि शादी मर्द और पुरुष दोनों की ऑटोनॉमी, दोनों की फ्रीडम, इन सभी चीज़ों को छीन लेती है। मिल लिबरल थे, क्लासिकल सेंस में एक लिबरल फिलोसोफर थे, तो यही वजह है कि उन्होंने ऑटोनॉमी, फ्रीडम, इंडिविजुअल की इसको ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह दे रखी है। वहीं इमैनुअल कांत जैसे फिलोसोफर का कहना है कि शादी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो लोग
एक दूसरे को अपने रिप्रोडक्टिव फैकल्टीज़ जो हैं उसको सौंप देते हैं। ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात है, पर ये कांत के फ्रेमवर्क से निकल के आती है। कांत अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़े से कंजर्वेटिव भी थे। वो बात शादी को लेकर जो उनका पर्सपेक्टिव है वहाँ पे नज़र आ रही है। हम थोड़ा सा फेमिनिस्ट गेज से देखते हैं कि शादी को लेकर क्या बात कही गई है। तो पिछली सदी की एक बहुत इम्पैक्टफुल फिलोसोफर है सिमोन दी बुआ। सिमोन शादी को लेकर बहुत ही दिलचस्प बात करती हैं। सिमोन का ये कहना है कि शादी एक औरत को, एक महिला को इंडिविजुअल से अदर बना देती है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि एक महिला जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है तब तक एक इंडिविजुअल है। वो एक ऐसे समाज में रह रही है जहाँ पे उसकी सत्ता है, जहाँ पे वो अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब कुछ एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि उस महिला का सारा डिपेंडेंसी पुरुष पे बन जाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, सिमोन जिस ज़माने में ये सेकेंड सेक्स नाम का टेक्स्ट लिख रही थी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, उस ज़माने में महिलाओं को काम करने के भी, रोज़गार के भी अधिकार नहीं थे, एजुकेशन के भी अधिकार नहीं थे। तो आज का रूरल भारतीय समाज या सेकेंड थर्ड ईयर सिटी का भारतीय समाज और उस ज़माने का समाज अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करके देखें 50s का यूरोप और आज का ये समाज, तो कुछ आपको समानताएं दिख जाएंगी। तो इसलिए ये बातें आज के समय में भी थोड़ी बहुत लागू होती हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो एक महिला जो है उसका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो पुरुष के अराउंड आके रह जाता है, वो एक अदर हो जाती है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, इवन फाइनेंसेस के लिए उसे पुरुष के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। 50 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए छोटी छोटी इच्छाएं हैं, पुरुष के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो इंडिविजुअल एसेंस है, जो उनका इंडिविजुअलिज्म है, वो ख़त्म होता चला जाता है। और समाज भी ये कोशिश करता है कि ऐसे आइडियल्स बचपन से महिलाओं के सामने रखे जाए जिससे उनके अंदर की जो ऑटोनॉमी है, उनके अंदर जो इंडिविजुअल है वो ख़त्म होता चला जाए। अब ये कैसे आइडियल्स हैं, जैसे गुड मदर, गुड वाइफ या फिर गुड डॉटर। एक अच्छी डॉटर, एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ आप कैसे बन सकते हैं, इसी के अराउंड आइडियल्स बिल्ड किए जाते हैं, बचपन से ही वो बताए जाते हैं, जिसकी वजह से एक महिला की जो अपनी इंडिविजुअलिज्म है वो धीरे धीरे ख़तरे में पड़ने लगती है और वो इन्हीं रोल्स को अदा करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहला शादी को समझने की कोशिश की कि कैसे शादी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ये सिर्फ दो इंडिविजुअल्स का एक साथ आना नहीं है। दूसरा हमने देखा कि एग्जिट क्यों भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुश्किल है शादी से। आप एग्जिट नहीं कर सकते अगर आप इस सिस्टम में आ जाते हैं। लेकिन हमें इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं बीते 2-2.5 साल से, उसको एक रप्चर की तरह देखना होगा। रप्चर की तरह इसलिए देखना होगा क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर घट रही हैं जहाँ पे शादी एज एन इंस्टीट्यूशन अभी भी बना हुआ है, लेकिन एक विरोध भी है। विरोध इसलिए है क्योंकि ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फ्रीडम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अरेंज मैरिज सेटअप में फर्मली बिलीव करते हैं उनके लिए ये सेटअप अभी भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि कोई भी रैशनल थिंकिंग व्यक्ति जो सोच सकता है, समझ सकता है, उसे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं शादी करने की बजाय किसी अनचाहे व्यक्ति से किसी तरह की खुद को किसी भी तरह का आत्मघात पहुंचा लूं, या फिर वो इस हद तक चला जाता है कि जिससे शादी होनी है उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस रप्चर को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, इसमें जो मानने वाले हैं अभी भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उतना ही ज़्यादा मजबूत है जितना कभी था। ये अलग बात है कि कुछ लिबरल सर्कल्स में, कुछ उदारवादी सर्कल्स में, जिनके पास सोशल कैपिटल है, कई बार उन सर्कल में इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ी कम हुई है। जाति व्यवस्था के मामले में हो, सजातीय विवाह को लेकर हो, या फिर एक दूसरे से अलग अलग रिलीजन के लोगों का विवाह करना हो, लेकिन जो इसमें मान रहे हैं वो अभी भी इसको उसी लेंस में देख रहे हैं जैसा किसी ज़माने में देखते थे, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम डिफेंड करने के लिए किसी को नहीं आए हैं, हम केवल एक एनालिसिस देना चाह रहे हैं कि
ये व्यवस्था शादी की, अरेंज मैरिज सेटअप की, अभी भी मजबूत है जैसी पहले थी। कुछ लोगों को लग रहा था डिंग, डबल इनकम, नो किड्स वाली व्यवस्था, या एंटी नेटलिज्म से निकली व्यवस्था, या न्यूक्लियर परिवार की व्यवस्था में शादी एज एन इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। रसल का तो इवन आइडिया ही था कि मोनोगैमी को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इवन ओशो ने भी इस बारे में बात कर रखी, ही वॉज वेरी अगेंस्ट मोनोगैमी। लेकिन जब हम इस तरह के रप्चर्स को एनालाइज करते हैं और इसके मूल में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि शादी एक व्यवस्था की तरह अभी भी उतनी ही मजबूती से बरकरार है जितनी कभी थी। इसको सुलभ बनाने की ज़रूरत है, इसको आसान बनाने की ज़रूरत है, और बेहतर तरीके से लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त कर सकें, ये ज़रूरी है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से शादी नहीं हो रही है इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। ये जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था की जो जंजीरें हैं, इस व्यवस्था की जंजीरों को हमें थोड़ा सा तो ढीला करना पड़ेगा, जिससे किसी की जान ना जाए, जिससे जीवन बोझल ना बने, जिससे ज़िंदगी मुश्किल ना हो। तो आज के जगदर्शन का मेला के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है ज़हीन और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।